दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी का ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि रात 8:30 बजे से ये क्लास स्टार्ट होती है। काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं और अपनी हिंदी को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है जो कि आपका गद्यांश है। 1 से लेके आपके गद्यांश दिए हैं। हमने आपको बताया कि गद्यांश अगर आपका छोटा है तो गद्यांश को स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, और गद्यांश अगर आपका बड़ा है तो आप सबसे पहले गद्यांश के द्वारा दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, जिससे आपको आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके हम स्किप कर दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि आपके ग्रामर पोर्शन से है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है गद्यांश को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न आपका है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा। मैं घर जाऊँगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है। घर जाऊँगा में कौन सा वाक्य है? घर जाऊँगा। तो देखो यहाँ पर आपका जो वाक्य है वो आपका कौन सा है? 5 नंबर का जवाब देना है। और 5 में आप देख सकते हैं कि घर जाना, जाना क्या है? क्रिया है। क्या है आपका? क्रिया है। तो इसका मतलब है क्रिया जरूर होगी। यहाँ पर आपका विशेषण शब्द तो नहीं है, यहाँ पर क्रिया उपवाक्य है। ये क्या है आपका? तो 5 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो घर जाऊँगा ये आपका क्रिया उपवाक्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली आपकी कौन सी है? इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी आपकी है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, और जवाब आने आपके शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। याद रखिए इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है वो आपकी अवधी बोली है। कौन सी बोली है? अवधी बोली है, याद रखिएगा। और ये जो बोली आपकी आई थी मुख्यतः देखा जाए तो मध्यकाल में प्रचलन में आई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? हमने आपको अ बताया था कि जो अ है ये आपका किस प्रकार से बनता है ना? तो यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका होता है कंठ और तालु। ठीक है, कंठ वाले से और तालु दोनों को मिलाने से ही आपका अ बनता है। आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, तब यहाँ पर आपने देखा होगा। ऑप्शन जिसका जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन, और उड्डयन का संधि क्या बनेगा? यहाँ पर उत्धनडयन बनेगा। कौन सा बनेगा? फर्स्ट नंबर उत्धनडयन बनेगा। ऑप्शन जिसका यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन आपका कैसा हो जाएगा? चलिए जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब आने शुरू हो गए हैं और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर। याद रखिए चूरन कैसा है? यह आपका तद्भव है। कैसा है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या बनता है? तो तत्सम आपका बनता है चूर्ण। क्या बनता है साथियों? चूर्ण बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जो कि चूरन किस प्रकार का है? यह आपका तद्भव है। अगला प्रश्न आपका है, चौकड़ी भूल जाना मोहरे का अर्थ बताइए। चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना मतलब होता है कि राह न सूझना, है ना? तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर 10 का पूछा गया है, ए नंबर आपका हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना अर्थात राह न सूझना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य, कई बार हमने आपको पढ़ाया है। वैमनस्य का विलोम आपका हो जाएगा सौमनस्य। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या बनेगा? तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, सभी के जवाब आ रहे हैं। जैसे खुद वैसे साथी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे खुद वैसे साथी, जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जो धरती फोड़कर जन्मता है, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो याद रखिए उसे हम लोग बोलते हैं उद्भिज। बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। उसे उद्भिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे उद्भिज बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उसे उद्भिज बोलते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद, तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होता है इंडोर्समेंट। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर देख सकते हैं आपका अमेंडमेंट दिया है, ठीक है, अमेंडमेंट दिया है, तो इसका अर्थ आपका संशोधन होता है। और वेरिफिकेशन का अर्थ होता है सत्यापन करना। और स्पेसिमेन का मतलब होता है आपका प्रतिरूप या कह सकते हैं नमूना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। देखिए नहीं शब्द की बात कह रहा है, नहीं शब्द की बात कह रहा है, तो देखिए गूंगा हो गया, चुप हो गया, शांत, ये तो हो जाएंगे, लेकिन विवश, विवश ये क्या मूक का अनेकार्थी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती है, किसकी गाय है, राम की गाय है, तो राम की गाय है। हमने आपको बताया था का, की, के, ये आपके संबंध में होता है, तो जवाब सभी के आ रहे हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। वह शब्द की बात किया है, ये जो वह है ये किस प्रकार का आपका सर्वनाम है, तो यहां पर देखिए यह, वह, ये शब्द जो होते हैं ये निश्चयवाचक होते हैं, तो जवाब जिसके यहाँ पर फर्स्ट आ रहे हैं बिल्कुल सही है। आपका वह आपका जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अनुमान का विशेषण रूप बताइए। अनुमान का विशेषण क्या बनता है, तो याद रखिए अनुमान का विशेषण आपका अनुमानित बनता है, क्या बनता है, अनुमानित बनता है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है ये कौन सा वाक्य है। देखो हमने आपको बताया था जब के साथ आपको तब मिलेगा, यद्यप के साथ आपका तद्यप मिलेगा जब मिश्र वाक्य की बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछ लिया है जब पानी बरसता है ये किस प्रकार का वाक्य है, तो याद रखिए पानी बरसना अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि क्रिया भी है और विशेषण भी है। यहां पर कह सकते हैं कि ये जो आपका वाक्य है ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन आपका यहां पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए भाई, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो देखिए यहां पर आपका दिया है त्रिदशालय और आपका गौ और आपका नाक। यहां पर आपका जवाब बी नंबर आपका दिया है त्रिदिव, कौन सा आपका दिया है त्रिदिव, तो त्रिदिव यहां पर कह सकते हैं यह आपका स्वर्ग का पर्यायवाची आपका नहीं होता है, तो 20 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को कई बार हमने आपको पढ़ाया है, और चलिए यहां पर सभी लोग जवाब दीजिए, 5G रफ्तार में दीजिए सभी लोग। चलिए किस का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहां पर, जो आपका डी नंबर है यामा, ठीक है। यामा के लिए याद रखिए इनकी जो आपकी कृति थी यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और यहां पर अन्य इनकी रचनाएं देखा जाए तो अन्य रचनाएं आपकी कैसे हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये आपकी है, काफी अच्छी रचनाएं आपकी हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा, और अगर इसे हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें से जो प्रत्यय पूछा है वो किस प्रकार से, तो देखो इसे अगर हम तोड़ के देखते हैं तो आपका बनेगा सु, धन आपका बनेगा यहाँ पर मित्र, क्या बनेगा, मित्र बनेगा। फिर इसमें से बड़ा की मात्रा है तो आपका बड़ा की मात्रा यहाँ पर निकल आएगा, अर्थात यहाँ पर बड़ा की मात्रा बनेगा कौन सा, 22 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका बनेगा बड़ा आ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है साकेत महाकाव्य के रचयिता, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन से हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। किसकी आपकी कृति है, तो साकेत महाकाव्य के रचयिता आपका कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपसे पूछा है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य बताइए। देखिए जो कवि लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान करना यहाँ पर सभी करते हैं। इसको अगर सरल भाषा में बोला जाए तो सरल भाषा में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इसका शब्द हम लोग अगर बोलेंगे कि जो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, देखिए यहाँ पर बी नंबर जो आपका है ये सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये आपके यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब
एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सरासर में कौन सा समास है? सरासर में आपका कौन सा है? तो याद रखिए सरासर जो शब्द दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं उनमें आपका अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मैं रमेश से पत्र लिखवाया। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? देखिए यहाँ पर लिखवाया, हमने आपको कई पॉइंट बताया था। लिखवाया, वाया शब्द आपका है, यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रेरणा दी जा रही है, जैसे उठवाना, चलवाना, लिखवाना, है ना। तो यहाँ पर प्रेरणा है, अर्थात ये आपकी कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कैसी है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी मलिक मोहम्मद जैसी की द्वारा रचित है, क्या रचित है? पद्मावत। और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये किस भाषा में है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 का बी, ये आपकी अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो जायसी थे वो भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है दिग्दर्शन का संधिविच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन का संधिविच्छेद क्या बनेगा यहाँ पर? तो दिग्दर्शन का संधिविच्छेद आपका बनेगा दिक धन दर्शन। क्या बनेगा? दिक, अर्थात यहाँ पर गा का परिवर्तन का में हो जाता है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, दिक धन दर्शन। ये वाला आपका होगा जिसमें से का में छोटी सी हलंत होती है, अर्थात आधा का प्रयोग होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी चुनिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हमने कई बार आपको टेस्ट पेपर में बताया है। देख सकते हैं आशीर्वाद किस प्रकार से सही लिखेंगे? तो आशीर्वाद याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, आशीर्वाद इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है आंखों में धूल झोंकना मोहरे का अर्थ बताइए। आंखों में धूल झोंकना मोहरे का अर्थ बताना है। और आंखों में धूल झोंकना मोहरे का अर्थ होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, धोखा देना। अगला प्रश्न आपका है सा का उच्चारण स्थान बताइए। सा का उच्चारण स्थान, और सा का उच्चारण स्थान जो आपका होता है याद रखिएगा, जब सा बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है वो पीछे की तरह थोड़े से मुड़ती है और तालू को स्पर्श करती है। तो ये जो आपका आता है किस में आता है? ये आपके तालू में आता है। याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा, तालू हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी किस प्रकार का शब्द है? और याद रखिए हाथी शब्द जो आपका है यह आपका तद्भव है। कैसा है? तद्भव है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर इसका तत्सम बनाया जाए तो तत्सम आपका बनेगा हस्ती। क्या बनेगा? इसका तत्सम आपका हस्ती बनेगा। ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर शब्द का समास यहाँ पर देख सकते हैं, पीताम्बर। और हमने आपको हमेशा बताया है जब कभी भगवान की बात हो वहां पर आपको 99% जवाब आपका वहां पर बहुब्री समास ही होगा। पीताम्बर है ना, पीला है अंबर जिनका, है ना, पीला है अंबर, अर्थात अंबर मतलब कपड़ा होता है, कह सकते हैं वस्त्र की बात करेंगे, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो यहां पर आपका जवाब बी हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार पूछा है, और कामायनी महाकाव्य के रचनाकार आपके कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिए आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जो आपके हैं एक कामायनी महाकाव्य के आपके रचनाकार हैं। कभी कभी ये पॉइंट पूछ लेता है कि कामायनी कितने सर्गों में विभक्त है, कितने खंडों में विभक्त किया गया है? तो इसे 15 सर्गों में विभक्त किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित। तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर अगर हम तोड़ते हैं तो आपका यहां पर कह सकते हैं आधन सुधन रक्षित। आधन सुधन रक्षित, अर्थात यहां पर दो प्रकार के दो उपसर्ग निकल रहे हैं। आधनसु, आधनसु, ये आपका हो जाएगा 35 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? यहां पर देख सकते हैं कि अग्नि का पर्याय नहीं है। चलिए यहाँ पर 36 का जवाब क्या होगा? तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर आपका जो दिया है कृशान, हुतासन और वो, है ना।
लेकिन आपका दिया है यहाँ पर कह सकते हैं अनिल, है ना, अनिल आपके कह सकते हैं ये आपके अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये कह सकते हैं आपके हवा के पर्यायवाची में आपका आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताइए। यहां पर आपको जो दिया है ये पॉइंट, ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है, ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है। तो 37 का ऑप्शन राइट आपका याद रखिए कि सबसे ज्यादा प्रयोग आपका इसी का होता है। यह आपका प्रयोग होता है जिसे बोलते हैं अर्धविराम। इसे क्या बोलते हैं, अर्धविराम बोलते हैं। वहीं पर अगर बात करें योजक विराम होता है, वो छोटा सा आपका डैश लगा दिया जाता है, ठीक है। अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम में आपका ऐसे पॉइंट बिल्कुल से लगा होता है, उसमें से ये वाली बिंदी नहीं लगी होती है ऊपर वाली। निर्देश चिन्ह की बात करें तो निर्देश चिन्ह में आपके देखा होगा कि इस प्रकार से जो बना होता है उसे हम लोग निर्देश चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए आपके कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं। अशुद्ध पॉइंट को यहाँ पर देखना है। पहला कह रहा है कि प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ये भी कह सकते हैं। तीसरा कह रहा है दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तो याद रखिए दोनों बार आया शब्द जो आपका है वो सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूप में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वाक्य में जो आपका है कह सकते हैं कि सर्वनाम और विशेषण दोनों रूप में होगा। यहाँ पर गलती आपकी सी वाले में थी, ये दोनों रूपों में सर्वनाम आपका नहीं है। अगला है महाधन ईश का संधि विच्छेद बताइए। महाधन ईश, और महाधन ईश का जवाब क्या होगा, तो बनेगा आपका महेश। क्या बनेगा, महेश बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जैसे कि आपने देवेंद्र पढ़ा होगा, है ना, महेश पढ़ा होगा, ये आपकी गुण संधि में होते हैं, ठीक है, गुण संधि में होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, तो भाववाच्य की तरफ देखा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर कह रहा है बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि मुझसे गाया नहीं जाता है। यहाँ पर आपका भाववाच्य है, ठीक है, क्या है आपका भाववाच्य है। याद रखिएगा कि इसमें से हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। किसका, अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे अगला कह रहा है समान अध्ययन। देखो हिंदी के हमने 40 प्रश्न आपके किए हैं, 40 में कितने आपके जवाब सही आ रहे हैं इसको बताना है। साथ में समान अध्ययन का भी टेस्ट हम लोग लगा लेते हैं। कह रहा आपसे कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्णयुग माना जाता है। बहुत ही प्यारे प्रश्न आपकी जीएस के होने वाले हैं। तो किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्णयुग माना जाता है, यह आपका है 41 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, जो आपका गुप्त साम्राज्य था, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, श्री गुप्त ने किया था। तो याद रखिएगा कि गुप्त संवत को या गुप्त साम्राज्य को यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है। हवा महल, और हवा महल जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो 42 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपकी जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में है। यह आपका चूने और लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है हवा महल, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपकी स्थित है। महाराजा जो आपके थे कौन, सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था। यहाँ पर संभाजी की कार्यकाल दिया है 1680 से 1688, और संभाजी जो थे वो आपकी किससे संबंधित थे, तो आपके मराठा साम्राज्य से, ठीक है, मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। और देखा जाए तो मराठों के प्रबल शत्रु कौन थे, तो मुगल शासक आपके औरंगजेब, है ना, वो आपके थे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बिल्कुल सही है। 44 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके भगत सिंह ने दिया था। किसने, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है। और अगले पॉइंट की आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था।
किसने किया था? तो याद रखिए शांति निकेतन का निर्माण आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, जिनको कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग में हैं। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर राज्य सूची की बात किया है। राज्य सूची के भाग आपके हैं 3 और एक है आपका केंद्र सूची में। केंद्र सूची के अंतर देखा जाए तो जो आपकी वायुसेना है यह आपकी केंद्र सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो याद रखिए, पॉइंट याद रहेगा। वर्तमान में अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो आपकी केंद्र सूची है, केंद्र सूची मतलब जो संघ सूची होती है, संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। तो इसमें याद रहेगा आपको। चलिए अगला पॉइंट है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई। ये कह सकते हैं जो बंधुआ मजदूरी पर रोक है ये किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? ये किस प्रकार के? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखिए यहाँ पर भरा जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो आपका है कह सकते हैं एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका आता है। अनुच्छेद 23 में आपको ये बात कही गई है, ठीक है। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? और 48 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपकी सिंधी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, ये है, लेकिन सिख भाषा ये आपकी भारतीय भाषा में आपकी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? 49 का जवाब देना है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? 49 का जवाब देना है। और यहाँ पर आपका जवाब से क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, लेकिन 2019 में, लास्ट के 2019 में आपके शनि के उपग्रह आपके हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इस कारण से आपका डी जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? यहाँ पर सूर्योदय का देश, यहाँ पर देख सकते हैं जापान को कहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जापान ये कह सकते हैं उदय वर्ष एशिया महाद्वीप स्थित देश है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जवाब जो आपका है वो आपका सी, जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अर्थात सूर्योदय भी यहाँ पर सबसे पहले होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा या ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपका हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, जो लेह हवाई अड्डा है। लेह हवाई अड्डा है यह आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपका हवाई अड्डा है, ठीक है। पॉइंट आपको याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तृतीय क्षेत्रक में क्या शामिल है? वो याद रखिएगा, वर्तमान में अब आपका परिवर्तन हो चुका है। पहले जीडीपी में आपके कृषि का जो महत्व होता था बहुत पहले, मतलब ज़्यादा जीडीपी जुड़ा करती थी। वर्तमान में आपके सर्विस सेक्टर का योगदान आपका ज़्यादा हो गया है। 2020 के अपडेट में आप देख सकते हैं। और तृतीय क्षेत्रक में जो आपका शामिल है वो आपका कौन सा है? तो आपका बैंकिंग क्षेत्र, ठीक है। जो सेवा क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बोलते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, पर्यटन हो गया, ये सभी आपके यहाँ पर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? बीमा कारोबार, तो बीमा विनियामक या विकास प्राधिकरण, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर जो आपका है 53 का डी हो जाएगा, DRDA, ठीक है। माफ करिए IRDA, ठीक है। IRDA अर्थात बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा आपका होता है। इसका मुख्यालय जो आपका है वो आपके हैदराबाद में है, ठीक है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है कि किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं? किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या बोलते हैं? चलिए जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे हम लोग उछाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कह सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज की सिद्धांत, जब कोई बाल्टी होती है उसको अगर पानी में हम लोग डुबाते हैं तो जितना फोर्स नीचे से लगता है वही फोर्स ऊपर को भी आता है ना। सेंटर ऑफ यहाँ पर बॉयंसी बोल देते हैं, उत्प्लावन केंद्र बोल देते हैं, उत्प्लावन बल, है ना, या उत्प्लावक बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं?
उत्प्लावक बल बोल देते हैं, तो उछाल को हम लोग उत्प्लावक बल बोल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि एनीमोमीटर किसका माप करता है? एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर जो होता है वो माप किसकी करता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ये जो आपका है ये आपके कह सकते हैं वायु की गति को माप करता है, वायु की गति, ठीक है। और वहीं पर प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की गति मापने के लिए पारसेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जलधारा की बात करें तो जलधारा गति की माप करता है वो आपका क्यूसेक मीटर करता है, ठीक है। चलिए अगला है NaHCO3 का रासायनिक सूत्र। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। इसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? इंसुलिन का जो स्राव होता है वो आपके कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन का स्राव आपके अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है, जो कि एक अंतःस्रावी प्रणाली के अंतर्गत ग्रंथि आती है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? वर्णांध व्यक्ति अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जिन्हें कलर विजन की दिक्कत होती है उन्हें लाल हरे, ठीक है, कौन से? लाल हरे की जो रंग होता है उनका वो पहचान नहीं कर पाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा लाल हरे। तो याद रखिए मिर्च जो होते हैं वो लाल हरे ही होते हैं, है ना। तो लाल और हरे 2 पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार याद रखिए लेजर शब्द का जो आविष्कार किया था वो आपके गार्डन गोल्ड, किसने? गार्डन गोल्ड ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई? बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? 60 का जवाब देना है। तो बैक्टीरिया की खोज आपकी जो किया था वो आपकी किया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एंटोनी वेन ल्यूवेनहाक, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा यहाँ पर बैक्टीरिया की खोज आपकी हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये रहे आपके 60 प्रश्न, जिसमें से 40 प्रश्न आपकी हिंदी में थे और उम्मीद है कि हिंदी में 40 में आपके 35 प्रश्न सही हुए होंगे और जीके में कम से कम आपके 15 आपके प्रश्न सही हुए हैं। और यही अगर आपका टारगेट रहता है तो उम्मीद है कि आपका एग्जाम आसानी से निकल सकता है। और प्रयास आप लोग यही करेंगे कि इनमें प्लस करने की ज़रूरत है, इनमें प्लस करने की ज़रूरत है, प्लस करने की ज़रूरत आपकी है। याद रखिए पॉइंट आपको याद रखना है। और जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि सुबह 7 बजे जीके का क्लास होती है, सुबह 10 बजे आपकी नई क्लास आपकी फिर से ऐड कर दी गई है, जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, वन लाइनर टेस्ट पेपर आपके होते हैं जो कि जीके के हैं, जहां पर आपको साइंस के भी, ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी आपके कराए जाते हैं 10 बजे सुबह, ठीक है। शाम 5 बजे हिंदी की क्लास होती है जो कि आपकी यूपीएसआई, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल से संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट होते हैं हिंदी के। और ये क्लास आपकी सभी कंबाइंड के लिए है, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी एग्जाम के लिए रेगुलर रहेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थंबनेल में आपको कुछ भी लिखा हो कि क्या है क्या नहीं, ये जो टेस्ट पेपर होते हैं सभी एग्जाम के लिए होते हैं। तो सभी को पसंद आया है, सभी लोग कमेंट करेंगे कि कितने कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो मिलते हैं नए वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो तुरंत आपकी यहाँ पर यूपी जीके की है, आपके दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो उसमें आप लोग आ जाइए, वो आपको लाइव क्लास आपकी होगी, बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।